सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। और आज मैं, जैसा कि आपको पता है, मेरा जो सेकेंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, क्लास 10th का केमिस्ट्री का, जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, तो मैंने उसको पार्ट बाय पार्ट करके मैंने आपको बहुत सा पार्ट इसका बनाकर लगभग इसको मैंने फिनिश कर दिया। अब इसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैं आज अब वो आपको बताऊंगा कि एसिड बेस एंड साल्ट में लास्ट जो बोल सकते हैं वो ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद एसिड बेस एंड साल्ट ख़त्म हो जाएगा। तो क्या है, जो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए ये बताता हूँ कि है क्या लास्ट। ठीक है, तो देखिए सबसे जो लास्ट है उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ना है, एंड हाइड्रेटेड साल्ट समथिंग कुछ ऐसे पढ़ना है। ओके, तो मैं सबको आपको बताता हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर कि क्या हमें, और जो मैं सिर्फ बताऊँगा उसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए, अपने पास पेन और कॉपी रखिए, और इस तरह से नोट्स को भी इसी तरह से आपको फॉलो करके बनाना है। ओके, तो ब्लीचिंग पाउडर यही है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर में क्या, सबसे पहले ये जानना है कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा ना केमिकल फार्मूला। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम, ठीक है ना, COCl2। क्या होता है? COCl2 इसका फार्मूला होता है, मतलब इसमें कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। ओके, ये केमिकल फार्मूला हो गया। ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका जो अगर हम केमिकल नेम बोलेंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, हम यहाँ पर लिख भी सकते थे ब्लीचिंग, द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है, क्लोराइड ऑफ, आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये। ओके, तो पहले हम बस ब्लीचिंग पाउडर के बारे में इतना जानेंगे कि ये होता क्या है, तो इसका केमिकल फार्मूला याद रखेंगे। दूसरा, ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसका दूसरा नेम क्लोराइड ऑफ लाइम। ओके, प्रिपरेशन क्या होता है, तो प्रिपरेशन का मतलब हम इसको कैसे तैयार करेंगे लेबोरेटरी में। ओके, तो आता है क्वेश्चन कि ब्लीचिंग पाउडर को कैसे हम तैयार करेंगे। तो प्रिपरेशन के लिए व्हेन क्लोरीन गैस, देखिए ध्यान से, क्लोरीन गैस, व्हेन क्लोरीन गैस इज पासिंग ओवर ड्राई स्लैक्ड लाइम। ठीक है ना, जब क्लोरीन गैस को पास करेंगे ड्राई स्लैक्ड लाइम पर तो ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म, तब हमारा क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। ओके, व्हेन क्लोरीन गैस इज पास, मतलब क्लोरीन गैस जब आपके पास ड्राई कैल्शियम, मतलब ड्राई स्लैक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं ड्राई को, तो जब उसमें हम पास करवाते हैं क्लोरीन गैस को तो हमारा क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ओके, अब आपको जब एग्जाम में आ गया तो आपको इस तरह से लिख देना, और उसके बाद इसका फार्मूला CaOH2, ये जो होता है स्लैक्ड लाइम बोलते हैं, या इसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका केमिकल नेम है। इसमें क्लोरीन गैस को पास करवाया जाता है तो ये बनता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, या इसी को हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स बनता है, वाटर बनता है। ओके, तो ये था हमारा कि ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, और ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है। अब हम इसके बारे में आगे जानेंगे। देखिए बहुत कम पढ़ना है, और ध्यान से देखिएगा, पहले ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, फिर इसका प्रिपरेशन, फिर इसका प्रॉपर्टी जानेंगे, और उसके बाद इसका यूजेज। ओके, तो पहले इन सब आप देख लीजिए, अब हम आगे जानेंगे इसका प्रॉपर्टी और यूजेज क्या होता है। ओके, तो देखिए अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी। ठीक है ना, क्या प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुण, ब्लीचिंग पाउडर का गुण क्या है। ओके, तो सबसे पहले इट इज व्हाइट पाउडर, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, विच गिव्स ए स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप इस तरह से नोट्स लिखिए। ठीक है ना, पहला क्या है, इट इज ए व्हाइट पाउडर, ये व्हाइट पाउडर होता है, विच गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है ये। ओके, फिर है इट इज सॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में, देखिए हॉट वाटर में तो सब सॉल्यूबल होता है, पर इसका एक बहुत अच्छा गुण है या बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है कि यह सॉल्यूबल होता है कोल्ड वाटर में। ओके, इट रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यह रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और क्या प्रोड्यूस करता है, क्लोरीन।
ठीक है, देखिए ये है ब्लीचिंग पाउडर और ये यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर एंड इट इज, क्या बोल सकते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये है कैल्शियम सल्फेट और यही है क्लोरीन, ठीक है ना। और यही क्लोरीन, देखिए ध्यान से, यही क्लोरीन जो है, हेयर क्लोरीन गैस एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट। ये जो क्लोरीन गैस निकला ना, ये क्लोरीन, यही ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, मतलब साफ करना, ब्लीचिंग मतलब साफ, तो यही काम करता है, मेन रूप से क्लोरीन होता है। इस कारण से मैंने लिखा एक्चुअली द रियल ब्लीचिंग एजेंट इज क्लोरीन। जो रियल ब्लीचिंग एजेंट कौन है, वो क्लोरीन। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया, ये 3-4 आप इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। ये क्लोरीन को मतलब प्रॉपर्टी, पहले मैंने बताया कि ये होता क्या ब्लीचिंग पाउडर, फिर दूसरा मैंने आपको बताया कि प्रिपेयर कैसे होता है लेबोरेटरी में, और तीसरा इसका प्रॉपर्टी। अब हम इसका लास्ट पर चलेंगे जो कि है इसका यूजेज, लेकिन उसके पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम आते हैं यूजेज पर, ठीक है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, इट इज यूज टू ब्लीच, देखिए ब्लीच का मतलब होता है क्लीन, ठीक है ना, सफाई। तो इट इज यूज टू ब्लीच कॉटन एंड लाइनिन, कॉटन सूती, लाइनिन का कपड़ा होता है, सूती कपड़ा होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अब बोलिएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होता है, तो कपड़ा का, जहाँ भी कपड़ा बनते हैं उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं। तो वहाँ पर कॉटन और लाइनिन को ब्लीच करने में हेल्प होती है, यूज होता है। फिर इट इज यूज टू वॉश क्लॉथ लॉन्ड्री, ठीक है ना, ये लॉन्ड्री में क्लॉथ को वॉश करने के लिए होता है, ठीक है, वॉश किया जाता है, जो आप जानते हैं कि जो कपड़े होते हैं बहुत सा ऐसा जो कि डिफ़िकल्ट होता है घर में साफ़ सफाई करना, तो उसको क्लॉथ को लॉन्ड्री में दिया जाता है, तो वहाँ पर ये ये ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। फिर इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्टिंग वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई का डिसइंफेक्टिंग में मतलब देखिए कोई भी पानी जब वो इन्फेक्टेड हो जाता है, उसमें जर्म्स आ जाते हैं, तो उसको डिसइंफेक्टिंग करने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए आजकल देखते हैं कि सबके घरों में डब्बे में पानी आता है, ठीक है ना, जो सप्लाई होता है, तो वो देखिए कि अलग तरह का एक स्मेल वाला आता है पानी, तो वो उसमें क्लोरीन गैस यूज किया जाता है। क्लोरीन इसका मतलब क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में मेन जो एजेंट होता है वो क्लोरीन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्टिंग वाटर सप्लाई, इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर क्लोरोफॉर्म। देखिए क्लोरोफॉर्म क्या है, तो क्लोरोफॉर्म होता है एक केमिकल है जो कि मरीज को, पेशेंट को बेहोश करने के लिए दिया जाता है, अनकॉन्शियस उसको करना हो, बेहोश करना हो, तब जाकर क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है, उसको स्मेल करवाया जाता है, तो उसको बनाने में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर अदर केमिकल्स, ठीक है ना, अदर केमिकल्स बनाने में यूज होता है। एंड इट इज़ यूज टू मेक वूल अनश्रिंकेबल, अगर ऊन होता है ना, तो अगर आपको चाहिए कि वो अनश्रिंकेबल हो, ठीक है ना, तो अनश्रिंकेबल मतलब होता है सिकुड़े नहीं, देखते हैं ऊन का कपड़ा सिकुड़ जाता है, अलग तरह का हो जाता है, तो उस ना हो उसमें ये यूज होता है। तो ये मैंने आपको बताया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, तो सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने बोल दिया, ये क्या था, ब्लीचिंग पाउडर। अब हम जानेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, लेकिन उसके पहले इसमें आपको हर चीज़ अगर समझ में आया, ठीक है ना, और जो चीज़ ना समझ में आए तो आप जरूर कमेंट में जरूर लिखिएगा, ओके। अब मैं आगे बताता हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस, लेकिन उसके पहले इसको देख लीजिए। ओके, तो मैंने आपको ब्लीचिंग पाउडर बता दिया, अब हमें जानना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये कुछ केमिकल्स मैं पहले ही बताया हूँ कि हमें कुछ केमिकल्स, मैंने वॉशिंग पाउडर के बारे में पढ़ा, बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ा, NaOH के बारे में पढ़ा, फिर ब्लीचिंग पाउडर के बारे में अभी भी पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके, केमिकल फार्मूला, तो इसका केमिकल फार्मूला था CaSO4 हाफ H2O। अब बोलेंगे हाफ H2O क्या है सर, तो ये हाफ H2O मतलब वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो हाफ है, वाटर मॉलिक्यूल्स को दिखाया जाता है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है तो मैं आपको बताऊंगा बस कुछ देर के बाद, लेकिन पहले केमिकल फार्मूला CaSO4 हाफ H2O, और इसको बोलते हैं, देखिए इसको पढ़ के, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है ना, ये हाफ को हेमी बोला गया, हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इसका केमिकल नेम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेनली मेड बाय जिप्सम, ये जिप्सम से बनाया जाता है,
ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ये जिप्सम से बनाया जाता है। और ये जो जिप्सम है कहाँ पाया जाता है? मेनली पेरिस। पेरिस जानते हैं ना, कैपिटल ऑफ फ्रांस, फ्रांस का जो कैपिटल है पेरिस, तो मेनली ये जो पेरिस में पाया जाता है। सो इट इज नेम्ड, इट इज कॉल्ड या इट इज नोन एज पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज POP। ओके, इसको क्या कहते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, तो मैंने इसको बताया पहले आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या होता है, फिर इसका नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो केमिकल नेम है, फिर इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों दिया गया, तो मैंने आपको बताया क्योंकि ये पेरिस में ही ये जिप्सम, जो मेनली जिप्सम से ही बनता है, ये जिप्सम पाया कहाँ जाता है? तो इनिशियली ये पेरिस में पाया था, सो इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम जानेंगे कि इसका प्रिपरेशन क्या होता है। ओके, कैसे इसका प्रिपरेशन है, लेकिन उसके पहले ओके, तो इसका प्रिपरेशन देखते हैं, ठीक है ना। इसका प्रिपरेशन क्या है, तो देखिए इसका प्रिपरेशन मतलब कैसे तैयार किया जाता है। हमने ब्लीचिंग पाउडर का देखा कैसे तैयार किया जाता है। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग जिप्सम, ध्यान से देखिएगा, जिप्सम टू ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री, या इसी को अगर हम केल्विन में बदलेंगे तो 373 डिग्री केल्विन। जिप्सम को अगर आप गर्म करोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या फिर उसी को 373 केल्विन में अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या बन जाएगा? हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ये हमारा प्रिपरेशन है। तो इसका फार्मूला क्या है, देखिए यहाँ से, ये देखिए कैल्शियम सल्फेट। ओके, मैंने इसको थोड़ा अलग कर लीजिएगा, थोड़ा साथ में ही लिख दिया है, ठीक है ना। ये देखिए मैंने लिखा कैल्शियम सल्फेट, तो ये जो कैल्शियम सल्फेट है इसी को बोला जाता है क्या? जिप्सम, इसी को बोला जाता है जिप्सम, ठीक है ना। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल। जब इसको हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या फिर 373 केल्विन देते हैं, तो ये बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये इसका केमिकल फार्मूला। और इसको बोल सकते हैं 1/2 क्या? H2O वाटर। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाता है, मतलब कि इसका आधा पार्ट इधर और बाकी पार्ट उधर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको प्रिपरेशन बता दिया, ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया CaSO4 मतलब कैसे इसका केमिकल फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी पर। इट इज प्रिपेयर्ड केयरफुली बिकॉज इफ टेम्परेचर अराइज अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है, नहीं जाना चाहिए, अगर चला जाता है, देन ऑल द मॉइस्चर एलिमिनेट। मॉइस्चर मतलब वाटर, तो वाटर जो देखिए यहाँ पर हाफ जो वाटर बचा हुआ है ना, एलिमिनेट हो जाएगा। और अगर एलिमिनेट हो जाता है देन इट मेड अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। तब उस समय बन रहा था हेमीहाइड्रेट, वाटर मॉलिक्यूल्स है, लेकिन अब बन जाएगा CaSO4 अनहाइड्रस एंड इट इज डेड। ये डेड होता है, ये आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसा काम नहीं करेगा। ओके, देखिए फिर से मैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम इन टेम्परेचर इतना में, ठीक है ना। ये है जिप्सम का फार्मूला, यहाँ पर आप हीट 100 डिग्री सेंटीग्रेड दीजिए या फिर 370 केल्विन, ये आपका फार्मूला बन गया। और ये एक नोट है कि इसको अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये जो हाफ H2O है, ये हाफ वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, और एलिमिनेट होने का मतलब ये डेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, ठीक है ना। फिर हम आगे पढ़ेंगे इसका प्रॉपर्टी। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखा, ठीक है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट पाउडर होता है, इट हैज रिमार्केबल प्रॉपर्टी, इसके पास एक बहुत ही रिमार्केबल प्रॉपर्टी है ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मास, मतलब ये हार्ड बन जाता है एकदम, ठीक है ना, ऑन बीटिंग विथ वाटर। जैसे इसको पानी के साथ आप भिगाओगे, पानी के साथ इसको वेट करोगे, तो इसके पास एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है, ये हार्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये दो प्रॉपर्टी इसका है प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का। ओके, यूजेज क्या है इसका, ठीक है ना, इसका यूजेज क्या है, ये तो मैंने प्रॉपर्टी लिखा, यूजेज क्या है, इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल।
ठीक है ना, फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन। हॉस्पिटल में यूज होता है ये फ्रैक्चर्ड बोन इनटू राइट पोजीशन। देखते हैं कहीं हमारा बोन फ्रैक्चर हो जाता है, पैर कभी कभी पैर मतलब होता है टूट जाना, या हैंड में बोन में फ्रैक्चर आ जाना, तो उसको सही पोजीशन पर करके उसके बाहर प्लास्टर लगाया जाता है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो वो प्लास्टर लगाकर सही पोजीशन में फिर उसको लाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ यूज होता है हॉस्पिटल में। अब देखिएगा वाइट कलर का लगाया जाता है जब भी किसी को हैंड फ्रैक्चर होता है, बोन फ्रैक्चर या फिर, तो उसको वहाँ पर उसको पहले बोन को सही पोजीशन में करके चारों तरफ से प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दिया जाता है। तो जिससे क्या होता है कि वो एकदम हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने के कारण वो उसको सही पोजीशन पर हम मूव नहीं कर सकते उसको फिर, ठीक है ना। फिर बाद में उस प्लास्टर ऑफ पेरिस को हटाकर फिर जो राइट पोजीशन था उस राइट पोजीशन पर लाया जाता है। इट इज़ यूज टू मेक चीप ऑर्नामेंट एंड टॉयज। आप देखे होंगे बहुत सा टॉयज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है, बहुत सा ऑर्नामेंट्स होता है, खिलौने होते हैं, सजावटी चीज़ होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है। इट इज़ यूज टू मेक सरफेस स्मूथ। सरफेस को स्मूथ करने के लिए आप घर में बिल्डिंग बना रहे हैं, घर में रूम बना रहे हैं, तो उसको सरफेस को स्मूथ करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। ओके, एंड इट इज़ यूज टू मेक सरफेस, इट इज़ यूज टू मेक फायर प्रॉपर्टी मटेरियल, फायर प्रूफिंग मटेरियल। फायर प्रूफिंग का मतलब जिसमें आग ना लगे, फायर को प्रूफ, आग ना लगे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये सब काम होता है। तो बहुत सा यूज होता है केमिस्ट्री में, लेबोरेटरी में केमिस्ट्री के लिए इसमें बहुत सा यूजेज होता है। तो ये था प्रॉपर्टी प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और ये है यूजेज। ठीक है, अब हम आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में मैं थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ कि एक क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड नॉट बी स्टोर्ड इन कंटेनर। ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड नॉट बी स्टोर्ड इन कंटेनर, कंटेनर हैविंग मॉइस्चर। मतलब वैसा कंटेनर जिसमें मॉइस्चर हो, वैसे में प्लास्टर ऑफ पेरिस को नहीं रख सकते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर इस मॉइस्चर वाले बर्तन में, कंटेनर में रखेंगे तो क्या होगा, ये हार्ड हो जाएगा, सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में, कि वाई शुड बी नॉट स्टोर्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस इन कंटेनर फुल विथ मॉइस्चर, या फिर कंटेनर विथ मॉइस्चर। तो वी कैन नॉट स्टोर द प्लास्टर ऑफ पेरिस इन मॉइस्चर containing container because moisture प्लास्टर ऑफ पेरिस गेट हार्ड विथ मॉइस्चर। ठीक है ना, वाटर का मॉलिक्यूल्स मिलेगा, ये हार्ड हो जाएगा। सो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रॉपर्टी एंड यूजेज। इसको देखिए, और लास्ट का एक टॉपिक बचा हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ, ये फिनिश हो जाएगा। ओके, इसको देख लीजिए आप। ओके, तो आप लोगों ने अभी देखा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, मैंने सब कुछ आपको बताया, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में मैंने आपको बताया। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और उस टॉपिक का नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, फिर से पहले मैंने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बताया, फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक टर्म है, ठीक है, उसके बारे में हमें बात करना है। तो और इसी को हाइड्रेटेड साल्ट, इसमें एक हाइड्रेटेड साल्ट में टर्म है। तो देखते हैं क्या है जो। ओके, तो देखिए यहाँ जो लिखा उसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ साल्ट ऐसे होते हैं, ठीक है ना, कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जिसमें उनमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जरूर चाहिए। ठीक है ना, वो वाटर मॉलिक्यूल उनको इसेंशियल बनाते हैं, जरूरी बनाते हैं। अगर वो वाटर मॉलिक्यूल नहीं होंगे तो वो साल्ट जिस पर्पस से हम उसको यूज कर रहे हैं वो पर्पस नहीं बनेगा। ठीक है ना, सिंपल सा, अगर यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। Na2CO3 ये है सोडियम कार्बोनेट। ओके, ये है सोडियम कार्बोनेट, एक साल्ट है। लेकिन अगर हम इसमें 10H2O वाटर मॉलिक्यूल्स लगा देते हैं, ठीक है ना, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का फॉर्म हो जाएगा, क्रिस्टल बनेगा वाटर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ, और ये अब आपका बन गया वॉशिंग सोडा। ओके, तो मैं इस कारण से, ये पहले सिंपल था सोडास जो कि मैंने आपको बताया है, लेकिन इसके बाद जैसे इसमें 10H2O मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया,
वॉशिंग सोडा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ साल्ट को जरूरत होता है क्योंकि उसका इसेंशियल पार्ट कुछ अलग। देखिए, द वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, ठीक है ना, वैसा वाटर मॉलिक्यूल जो कि बनाता, फॉर्म करता है पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। मतलब कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स जो किसी क्रिस्टल के पार्ट को बनाते हैं उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। या एक और है द साल्ट, और वैसा साल्ट विच कंटेन वाटर, जो वैसा साल्ट, जैसे ये सब साल्ट है जो ये वाटर कंटेन करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड साल्ट। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रेटेड साल्ट। ओके, तो मैं यही वाटर क्रिस्टलाइजेशन के बारे में इतना ही जानना है, ठीक है, कि वैसा साल्ट वाटर मॉलिक्यूल्स किसे, वाटर क्रिस्टलाइजेशन किसे कहेंगे, तो कुछ वाटर ऐसे होते हैं जो क्रिस्टल के साथ, मतलब वो वाटर मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो वो क्रिस्टल के साथ ऐड हो जाते हैं, तो उसके कहेंगे वाटर क्रिस्टलाइजेशन। और वैसा साल्ट, ये तो वाटर हो गया, लेकिन वैसा साल्ट जिसमें वाटर कंटेन होता है उसको हाइड्रेटेड साल्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल CuSO4, यहाँ पर मैंने लिखा था कि 5H2O, ठीक है ना, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ होगा, ठीक है ना, तो इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है CuSO4, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? CuSO4 कॉपर सल्फेट 5H वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। FeSO4 7H2, देखिए यहाँ पर भी 7H2 है, Na2 10H2O, CaSO4 2H2O, ये जितना भी है वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एग्जाम्पल है। ओके, तो ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर मैंने कुछ ग्रीन ब्लू ऐसे करके दिखाया है। देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी क्रिस्टल में, ओके, जब किसी क्रिस्टल में हम वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं तो उसके शेप में भी चेंजिंग आता है और उसके कलर में भी चेंजिंग आता है, ठीक है ना। इस कारण से देखिए CuSO4 अगर ऐसे लीजिएगा तो सिंपल है, लेकिन अगर इसमें 5H2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड है तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। कैसा कलर का हो जाएगा? ब्लू। चेंज आया ना। FeSO4 अगर सिंपल में है, अगर इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है तो ये सिंपल कलर में होगा, मतलब क्या उसको बोल सकते हैं, कलरलेस। लेकिन 7H2 जैसे ऐड कर देंगे ये ग्रीन हो जाएगा। वैसे ही NaTCO3 10H2 और CaSO4 ये व्हाइट कलर का ही होता है, ठीक है। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बाद हमें थोड़ा सा और जानना है कि इन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में अगर हम हिट का एक्शन करते हैं, मतलब उसको अगर हिट करते हैं तो क्या होता है। लेकिन उसके पहले आप इसको देख लीजिए, ठीक है। ओके, तो ये आपका लास्ट टर्म है, ठीक है ना, ये आपका लास्ट टॉपिक है, एक्शन ऑफ हिट ऑन हाइड्रेटेड साल्ट। हाइड्रेटेड साल्ट आप समझ में आता है, मैंने आपको बताया वैसा साल्ट जो वाटर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें हो, हाइड्रेटेड साल्ट कहलाता है। तो व्हेन हाइड्रेटेड साल्ट हिट स्ट्रांगली, अगर हम उसे स्ट्रांगली हिट करते हैं, दे लॉस देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लॉस कर देगा एंड बिकम कलरलेस। उसका शेप भी चेंज हो जाएगा, उसका कलर जो मैंने बताया था ना कि अगर वाटर उसमें होगा तो कलर जाएगा, लेकिन वो कलर भी उसको खत्म हो जाता है। ये सिंपल सा बात है, सिंपल सा मैं लिखता हूँ यहाँ CuSO4 प्लस आपने पढ़ा था 5H2O। अगर इसको, ठीक है ना, CuSO4 प्लस 5H2O, अगर हम इसको क्या करते हैं, हिट कर देते हैं, तो ये CuSO4 अलग और 5H2O अलग हो जाएगा, ठीक है ना। और जब फिर इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे फिर वो ये बन जाएगा। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ओके, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। एंड लास्ट, द साल्ट विच लॉस देयर वाटर, ठीक है ना, वैसा साल्ट, द साल्ट विच लॉस देयर वाटर क्या कहलाएगा? अनहाइड्रस साल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनहाइड्रस साल्ट। मतलब अगर पानी आ गया तो हाइड्रेटेड साल्ट, अगर उसमें से पानी चला गया अनहाइड्रस साल्ट, ठीक है ना। तो हाइड्रेटेड साल्ट को अनहाइड्रस कैसे बनाएंगे? उसको हिट कर देंगे। और अनहाइड्रस साल्ट को हाइड्रेटेड कैसे बनाएंगे? उसमें वाटर के साथ रिएक्शन करवा देंगे। तो यही था आज का टॉपिक, ठीक है। तो मैंने बहुत कोशिश किया कि एसिड बेस एंड साल्ट आपको समझ में आए, और इस कारण से एक नया तरीके का मैं सोच रहा हूँ कि आपको नोट्स टाइप का दूं ताकि आपको समझ में आए। तो यही था एसिड बेस एंड साल्ट का होल चैप्टर जो मैंने कंप्लीट किया आपको, और आई थिंक आपको बेटर समझ में आया होगा। तो अब
मैं सिंपल ये बोलना चाहता हूँ कि आप अगर बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स का वो इम्पोर्टेंट चीज को ध्यान दीजिए, और एग्जाम्पल, और जो भी बच्चे एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो एनसीईआरटी का सारा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, ठीक है ना। तो ये आपका एसिड बेस एंड साल्ट कंप्लीट हुआ। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे जिसका नाम है केमिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है, मेटल एंड नॉन मेटल। सो जल्दी वो वीडियो आएगा, पर इसके लिए इतना ही था, और मैं कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और बाकी तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और आई थिंक बेटर तरीका है पढ़ने का। सो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।